हाय गाइस, वेलकम टू एलिप्रो एजुकेशन। देखिए, नीट 2021 के एग्जामिनेशन पेपर का जो फिजिक्स वाला सेक्शन है उसके डिस्कशन को करते हुए हम लोगों ने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। उन 3 वीडियोस में हमने पहले 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया और आज की वीडियो में हम लोग 16 से आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको पहले 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन मिल जाए और आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरी पहली 3 वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है? बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मतलब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का एक सोर्स है जिससे लगातार लाइट इमिट हो रही है, और जब लाइट इमिट होती है तो फोटोन की फॉर्म में इमिट होती है, यानी कि जो लाइट एनर्जी होती है वो फोटोन की फॉर्म में इमिट होती है। और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता होता है, लेकिन उसने बताया कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसकी वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है। तो सबसे पहली बात क्या गिवन है? वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। वैसे क्वेश्चन को पढ़कर सबसे पहले आइडिया लगाना होता है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से है। तो ये टॉपिक कौन सा होगा? पहले थोड़ा पढ़ेंगे, ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा तुरंत कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन होती हैं। जैसे ही आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आएगा तुरंत आपको E बराबर एच सी अपॉन लेमडा, E बराबर एच न्यू, या फिर एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये सब याद आ जाएगा। तो अब उन्हीं में से कुछ पूछा गया होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने क्या कहा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर की एक लाइट है जिस है ना, when it delivers the power of 3 into 10 की 3.3 into 10 to the power minus 3 watt। मतलब ये इसकी पावर कितनी दी गई है? 3.3 into 10 to the power minus 3 वाट ये पावर दी गई है। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कोई बल्ब जल रहा है, वो इतनी पावर का है और उससे निकलने वाली जो लाइट है उसकी वेवलेंथ इतनी है। तो हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितने निकल रहे होंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमसे पर सेकंड पूछा है तो टाइम को ले लेते हैं 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी इमिट करेगा अगर हम ये निकाल लें। भाई पावर तो हमें दे रखी है क्वेश्चन में, और पर सेकंड के हमसे नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे हैं। तो अगर पहली बात तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हो तो क्या करेंगे, टोटल एनर्जी को, यानी 1 सेकंड में जितनी एनर्जी उसने डिलीवर की होगी उस एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से अगर डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल आएंगे। तो अब 1 सेकंड की एनर्जी निकालना हमारा काम है। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले, या तो आप ऐसे याद रखे होंगे कि पावर बराबर एनर्जी अपॉन टाइम होता है, या फिर ये कह लीजिए कि एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम होता है। तो इसका मतलब एनर्जी हमने निकाली, क्योंकि हमें केवल 1 सेकंड के ही निकालना है, तो हमने टाइम कितना ले लिया? 1 सेकंड। तो पावर कितनी हो जाएगी? 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू टाइम कितना हो गया? 1 सेकंड। तो कुल मिलाकर एनर्जी भी आपकी कितनी आ गई? 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल। तो ये एनर्जी टोटल एनर्जी है। और हम जानते हैं एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितनी होती है? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन का फॉर्मूला E बराबर एच सी अपॉन लेमडा ये होता है। तो अगर मान लीजिए मैं एक फोटोन की एनर्जी निकालूं तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी आ जाएगी? H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया गया है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लेमडा की वैल्यू कितनी दी गई है? 600 इंटू 10 की पावर माइनस 9। क्योंकि ये नैनोमीटर में दिया गया है तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 10 टू द पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक नैनोमीटर में 10 की पावर माइनस 9 मीटर होते हैं। तो अब हमें निकालना क्या है? हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए क्या लगाओगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला टोटल एनर्जी मतलब 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 ये है, और 10 की पावर 8 ये है। चलिए एक बार यहाँ लिख लेते हैं। 10 की पावर माइनस 34 में से गया मिलेगा आपको कितना, यानी कि 34 में से 8 गया तो 26, ये हो गया माइनस का 26, और ये अपॉन में कितना आ गया? इंटू में कितना है यहाँ पर 3, और यहाँ पर में कितना है? 600 इंटू 10 की पावर माइनस 9। ये चीज़ कहाँ से ले जाएगी? ऊपर। 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 600 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन ये आएगा आपका 6.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 26। अब देखिए अब ये हो जाएगा आपका 3.3 से ये 6.6 कट गया 2 बार, और ये आ गया आपका 2 3 6, तो 6 से आपने 600 को घटाया कितना हो गया? 100।
अब ये कुल मिलाकर कितना हो गया, आप देखेंगे 10⁻³ इंटू 10⁻⁹, और ये है 10⁻², तो 10⁻12 इंटू 10⁻², तो बचेगा 10⁻−10, और अपॉन में रह जाएगा 10⁻26, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10⁻−10 प्लस 26, सॉल्व करेंगे तो 10⁻16। तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी, बस कैलकुलेशन आपको करनी है आराम से और क्वेश्चन का आंसर आ जाना है। तो ऑप्शन में ढूंढते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है 10⁻16। नंबर ऑफ फोटॉन्स थे इसलिए उनकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि नंबर था, सो 10⁻16 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत ही आसान है। अब आपका ये डर खत्म हो जाएगा, इसमें क्वेश्चंस कुछ है ही नहीं, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं, बस आपको टॉपिक समझना है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। जैसे इसमें कहा गया फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन। लो जी, चैप्टर का नाम तो इसी में आगे क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है प्रोपेगेटिंग एक्स डायरेक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बी रेस्पेक्टिवली। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करती है, प्रोपेगेट करना मतलब आगे बढ़ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जब वो आगे की ओर प्रोपेगेट करती हैं तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसने कहा कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन इस बात को बता रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है रेस्पेक्टिवली, यानी कि या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको इसमें से चूज करना है। तो हम ये बात जानते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और हम ये भी जानते हैं कि ए क्रॉस बी करने से जो वेक्टर बनता है वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो वेक्टर ई जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और इसमें कहा है कि एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। तो इसका मतलब ई क्रॉस बी कराने पर जो वेक्टर आना चाहिए वो वेलोसिटी का वेक्टर होकर वो वेलोसिटी वाला वेक्टर एक्स डायरेक्शन में आना चाहिए, क्योंकि उसने कहा एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। तो बस हमें इतना काम करना है, इन चारों ऑप्शंस में से देखना है कि किस ऑप्शंस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि आई कैप की डायरेक्शन में आ रहा है। तो बस इतना करने के लिए आपको पहले मैं कुछ और बात बता दूं अलग से। आई क्रॉस आई बराबर क्या होता है 0, जे क्रॉस जे बराबर 0, के क्रॉस के बराबर 0, यानी सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, और आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, और के क्रॉस आई बराबर जे, ये होता है। इसका जस्ट उल्टा भी होता है, मतलब इसके आगे अगर माइनस लग जाएगा यानी जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के कैप ऐसे होगा। तो आप अपने सोल्यूशन पे आते हैं। तो पहला देखते हैं, इसने कहा जे क्रॉस के, सॉरी जे प्लस के, अगर इसको क्रॉस करके देखते हैं इसके साथ जे प्लस के के साथ तो क्या आएगा, जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, के क्रॉस के 0 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, मतलब कोई डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी। इनका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0 भाई, जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस के आई, और फिर के क्रॉस के 0। अगर जे क्रॉस जे करोगे तो 0 आ गया, जे क्रॉस के करोगे तो जे क्रॉस के करने से आई आएगा, फिर के क्रॉस जे करेंगे तो के क्रॉस जे करने से माइनस आई आ जाएगा। अगर आपको करके दिखा दूं तो ये हो जाएगा जे क्रॉस जे प्लस जे क्रॉस के, फिर प्लस में के क्रॉस जे, और ये आ जाएगा आपका प्लस में के क्रॉस के। भाई सिर्फ मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। एक तरीका तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, एक होता है डिटरमिनेंट वाला तरीका। तो इसको आप देखिए, जे क्रॉस जे तो हो गया सीधे 0, जे क्रॉस के ये हो गया आपका आई, के क्रॉस जे तो ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ माइनस आई। क्यों? क्योंकि जे क्रॉस के अगर आई होता है तो के क्रॉस जे माइनस आई होता है। ये हो गया आपका 0। अब ये प्लस आई और माइनस आई ये क्या हो गया, ये फिर 0 हो गया, तो कोई डायरेक्शन नहीं मिली। अब फर्स्ट ऑप्शन खत्म हो गया, दूसरे पे आ जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में कहा गया है माइनस जे क्रॉस जे प्लस के क्रॉस करके देखिए क्या, माइनस जे माइनस के, तो इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा माइनस जे क्रॉस माइनस जे प्लस माइनस जे क्रॉस माइनस के, समझ रहे ना, फिर प्लस के क्रॉस माइनस जे, और एक आ जाएगा फिर माइनस का के क्रॉस के। अब देखिए जे क्रॉस जे तो 0 हो गया, खत्म। जे क्रॉस के माइनस माइनस प्लस होकर के ये आ जाएगा जे क्रॉस के, जे क्रॉस के हो गया आपका आई, फिर के क्रॉस जे प्लस का के क्रॉस जे प्लस माइनस
माइनस, तो माइनस का k क्रॉस j, अब ये भी लिखवा है मैंने, k क्रॉस j क्या होता है माइनस आई, तो माइनस आई, और ये k क्रॉस k 0, तो ये आपका पूरा मिला के क्या आ गया 0 प्लस आई माइनस 0, तो मतलब कुल मिलाकर टोटल कितना आ गया 2i। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस वाले वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर, यानी अगर इसको वेक्टर e और इसको वेक्टर b माना जाए तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर कितना आ रहा है 2i कैप आ रहा है, 2i कैप। अब 2i कैप ही एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होती है, तो जो वेव प्रोपेगेट कर रही होगी वो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड की वेव होगी तो वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही प्रोपेगेट कर रही होगी। क्यों? क्योंकि आई कैप के टर्म्स में आंसर आ गया, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कितना आसान क्वेश्चन दिया है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द सेम मटेरियल। तो पहली बात, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R बराबर रो एल अपॉन ए। लेंथ भी दोनों सबकी सेम दी गई है, एरिया भी सेम दिया गया है और सेम ही मटेरियल के बने हुए हैं, और जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है मेटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है। इसका मतलब रो भी सेम हो जाएगा क्योंकि सब के सब सेम मटेरियल के बने हुए हैं। 4 वायर, 4 रेजिस्टेंस हैं जो कि इक्वल लेंथ के हैं, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हैं और सेम मटेरियल से बने हैं। इसका मतलब रो भी सेम, एल भी सेम, ए भी सेम, तो रेजिस्टेंस भी सबका क्या हो जाएगा सेम। इसका मतलब मैं यहाँ से एक जानकारी जुटा पा रहा हूँ कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 होगा, यानी वो चारों के चारों जो रेजिस्टेंस होंगे वो इक्वल रेजिस्टेंस रखते होंगे। अब उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में, यानी जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 2.5 ओम। ओके, तो यानी कि आरपी की वैल्यू दी गई है 0.25 ओम। इसको चाहो तो आप लिख सकते हो 0.25 अपॉन पॉइंट हटा के 100 कर दो तो ये आ जाएगा 1/4 ओम। तो यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना दिया गया 1/4 ओम। कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन है, 4 रेजिस्टेंस इक्वल ही रेजिस्टेंस रखते हैं और आपस में कैसे कनेक्ट किए गए हैं पैरेलल में। तो ये R1 हो गया आपका, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, और इन सबको ही मैं कितने के इक्वल मान ले रहा हूँ, चारों इक्वल हैं तो R के इक्वल मान लेता हूँ चारों को। तो क्या हो जाएगा पहला फॉर्मूला, पहले हम R की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, यानी किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। आरपी की वैल्यू आपको पता है कितनी हो गई 1/1/4। आरपी की वैल्यू ही 1/4 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/1/4, यानी पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है कितनी 1/4, और इस सब को हमने इक्वल माना है तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R इतना हो जाएगा। अब ये ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 4/R, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे R 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 टाइम्स, तो जिसके 1 में क्योंकि ऊपर जाकर के 1 हो गया, तो कुल मिला के यहाँ से क्या गया R इज इक्वल टू 1 ओम। तो R की वैल्यू 1 ओम आ गई, यानी R की वैल्यू 1 ओम आना मतलब ये जो चारों रेजिस्टेंस हैं ये सब के सब कितने कितने ओम के हैं 1 ओम 1 ओम 1 ओम, और ये भी सब 1 ओम के हैं। अब क्या कहा है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर उन चारों को सीरीज में जोड़ दिया जाता तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है। तो हम जानते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है टोटल रेजिस्टेंस, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, लेकिन चारों इक्वल रेजिस्टेंस के हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 4 ओम। तो इसका मतलब RS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 ओम। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन दिया था। ठीक है, अब ऑप्शन ढूंढते हैं, तो ये 0.25 ओम नहीं होगा, 0.5 ओम नहीं होगा, 1 ओम नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर पे क्वेश्चन है, सीधे सीधे इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है। तो इन पोटेंशियोमीटर सर्किट ए सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट गिव्स बैलेंस पॉइंट एट 36 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। If another cell of EMF 2.5 volt replaces the first cell, then at what length of the wire the balance point occurs? क्वेश्चन को धीरे धीरे आराम से पढ़िए, कुछ भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन में, है ना, सिंपली सीरीज है भाई। पोटेंशियोमीटर के यूजेस या एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर जिसने पढ़े हैं तो वो क्वेश्चन को देखते ही उछल जाएगा कि क्या क्वेश्चन आया, कितना आसान क्वेश्चन आया भाई। 2 सेल के EMF को कंपेयर करने के लिए भी हम लोग पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं।
है ना, यूजेस में यानी एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर में। तो दो सेल का ईएमएफ, अब एक सेल का ईएमएफ पहले से दे रखा है और उसका बैलेंस पॉइंट भी दे रखा है, तो सीधा फॉर्मूला होता है दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने का, E1/E2 बराबर L1/L2। तो इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। E1 की वैल्यू कितनी दी है 1.5 वोल्ट अपॉन E2 की वैल्यू कितनी दी है 2.5 वोल्ट इज इक्वल टू L1 कितना दिया गया है 36 सेंटीमीटर, L2 हमसे पूछा गया है। पॉइंट हटा दीजिए, बस L2 की वैल्यू निकालनी है, तो L2 इक्वल टू कितना जाएगा 36 इंटू 25 अपॉन 15, ये 3 5 या 15, ये 5 5 या 25, ये 3 से कटा दिया 12, तो L2 बराबर कितना 60 सेंटीमीटर। ये तो सेकंड डोमेन वाला क्वेश्चन। ओके 60 मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही सबसे पहले दिया गया है 60 सेंटीमीटर, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। को बहुत ही आसान थ्योरेटिकल क्वेश्चन। पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं, यानी पूछा है कि पोलर मॉलिक्यूल कैसे मॉलिक्यूल होते हैं। पहली बात, पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके दोनों एंड पर पोलैरिटी आ जाती है। पोलैरिटी मतलब एक तरफ पॉजिटिव पोल एक तरफ नेगेटिव पोल क्रिएट हो जाता है। तो अगर फिजिक्स में देखें तो हमने एक टर्म पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हों, उनको क्या कहते हैं हम लोग डाइपोल कहते हैं। मतलब जैसे देखिए ये कॉम्बिनेशन -q और +q चार्ज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि एक दूसरे से 2a की डिस्टेंस पर रखा हो, इसको ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है P बराबर Q इंटू 2a। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, तो ये आपके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो P बराबर Q इंटू 2a। तो जब हम ये फॉर्मूला जान गए कि एक डाइपोल या कोई भी पोलर मॉलिक्यूल, जैसे अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल में आप ले सकते हैं एग्जांपल जैसे HCl का। तो HCl में अगर हम बात करें तो HCl के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, इसमें Cl जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसलिए अपनी ओर इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगता है अट्रैक्ट करने लगता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। उसके कारण हाइड्रोजन पे आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव, इस पे आ जाता है डेल्टा नेगेटिव। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल बनकर तैयार हो गया। लेकिन जब इस पे पोलैरिटी आएगी तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज परमानेंट इस पे डेवलप हो जाएगा, और उसी के कारण इसका डाइपोल मोमेंट होगा। वो भी कैसे निकलेगा, उनमें से किसी एक चार्ज इनटू उनके बीच की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो अब डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ बातें कही हैं, ऑप्शंस को पढ़ते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ये कैसे हो सकता है, जब कोई मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है तो उसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। एक्वायर a dipole moment only in the presence of electric field due to the displacement of charges, मतलब जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास अप्लाई की जाती है तभी केवल डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को एक्वायर करता है। बिल्कुल गलत बात, ऐसा थोड़ी ना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी डाइपोल तो तब भी होगा, यानी अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे कुछ डिस्टेंस पर रखे होंगे तो खुद ही मिलकर एक डाइपोल का फॉर्मेशन करेंगे और उसके कारण एक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो ही जाएगा और खुद ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने लगेगा। यही जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है यही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने लगेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में ही केवल डाइपोल मोमेंट आता है, ऐसा भी नहीं है। तो ये भी खत्म। एक्वायर ए डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं होगी सिर्फ तभी डाइपोल मोमेंट बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड से उसका इतना कोई खास लेना देना नहीं है। जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी तभी डाइपोल मोमेंट बनेगा। नहीं, अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल मौजूद है तो डाइपोल मोमेंट उसका कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो इसका मतलब इसमें चौथा ऑप्शन में क्या कहा है, हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो तीन गलती हैं और चौथा वैसे भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इनका एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, थैंक्स। देखिए तो अब ये हमने अभी तक 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अपनी हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 की वीडियोस में 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कशन किया, इसलिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। लेकिन टाइम ज़्यादा लगने से मतलब नहीं है आपको गेन कितना हो रहा है, इस बात से मतलब है। अगर आप क्वेश्चंस को देखकर ये पकड़ पा रहे हैं कि क्वेश्चंस किस टॉपिक से लिया गया है और उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, तो आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं इस सीरीज में
पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, और जो नीट के इससे पहले एग्जाम्स में आए हुए पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व कराने की पूरी कोशिश की जाएगी और कराया जाएगा। और आपका सबसे मेन मोटो मेरा जो है वो आपका डर निकालना है। मतलब मैं दिखाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि यही नीट का एक पेपर आपको एक बड़ा टफ पेपर लगता है, जबकि आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ाई की है तो आप आराम से क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग, किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है फॉर्मूले का याद होना। तो आपने देखा होगा, क्योंकि पिछले 20 क्वेश्चंस का अगर आप मेरा वीडियो सॉल्यूशंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक क्वेश्चंस में बस सीधे फॉर्मूला लगाना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। ठीक, तो घबराने की और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने दिमाग से बिल्कुल डर निकाल दीजिए। डर जैसी कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। फिजिक्स का पेपर ये मान के चलिए कि आपकी उंगलियों पर होगा अगर आप थोड़ा सा 11th और 12th के कॉन्सेप्ट्स को ढंग से पढ़े हैं। अदरवाइज कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगली वीडियोस में भी मैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के बीच इन वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।